नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आज शुरुआत ब्यूरोक्रेसी की एक खबर से है जिसमें यह दर्शाता है कि जो आईएएस अफसर हैं और जो पीसीएस अफसर हैं इन दोनों में कितना अंतर है। ये पीसीएस वाले भी प्रमोट होकर आईएएस बनते हैं, वो भी कई जगहों पे कलेक्टर हैं, कई जगहों पे सीडीओ हैं, एडीएम हैं, कहने को वो पूरा प्रशासन है। लेकिन जो बात आती है समानता की, इज्जत की, सम्मान की, तो वहाँ पर वो आईएएस अफसरों से बहुत कमतर गिने जाते हैं और ये भेदभाव साफ दिखाई पड़ता है। वैसे पद पाकर व्यक्तिगत रूप से आप कोई लाभ हासिल करें वो अलग बात है, लेकिन आज बात संगठन की है कि जिस संगठन से आप आए हैं उस संगठन की हालत क्या है, दुर्दशा क्या है, वो संगठन अब मृतप्राय हो चुका है क्या। उत्तर प्रदेश में ऐसे संगठन है पीसीएस अफसर का जो बहुत गौरवपूर्ण हुआ करता था। आज भी ये पीसीएस एसोसिएशन है, संगठन है, उसमें अध्यक्ष भी हैं, महामंत्री हैं, लेकिन उस जमाने में अध्यक्ष और महामंत्री का रुतबा कुछ और होता था। मुख्यमंत्री भी उनका बहुत सम्मान करते थे और एसोसिएशन की बातें ध्यानपूर्वक सुनी जाती थी। बाबा हरदेव सिंह का नाम पीसीएस अफसर एसोसिएशन कभी कोई भूल नहीं सकता है। उमेश प्रताप सिंह भी एक बहुत चर्चित एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, तेज तर्रार अफसर रहे, अब वो आईएएस बन चुके हैं। इंद्रमणि त्रिपाठी भी इसी लखनऊ में नगर आयुक्त रहते पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, अब वो आईएएस हैं और एक जिले के डीएम हैं। बड़ी हैरत की बात है कि सरकार ने पीसीएस संघ को जो भवन आवंटित किया था कार्यालय के लिए, उस पर 38 करोड़ रुपया बकाया है। और देगा कौन? ना अध्यक्ष अस्थाई है, ना महामंत्री अस्थाई है। 2 साल 3 साल 4 साल पे लोग बदल जाते हैं। सरकार वसूलेगी किससे ये 38 करोड़ रुपया? पुष्पराज सिंह अभी गोरखपुर में तैनात हैं और इस समय अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के। पहले तो आप इसको जानिए कि पीसीएस एसोसिएशन हो या आईएएस एसोसिएशन, उसका फर्क क्या है। एक सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट बना है आईएएस अफसरों के लिए, वहाँ पर वो अपनी मीटिंगें भी कर लेते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं और फंक्शन भी होता है। उस पर कभी किराए की कोई बात नहीं आती। लेकिन डालीबाग में पीसीएस एसोसिएशन को जो आवास आवंटित हुआ था कार्यालय के रूप में जगह, उस पर 38 करोड़ रुपया बकाया नोटिस आ गई। अब संगठन तो वैसे सब कागजा में सीमित है, साल 2 साल 3 साल पे एक बार चुनाव हो जाता है, उसमें चुन लिया तो बाकी उनका कोई काम नहीं है। सेरेमोनियल पद रह गया है कि बने रहो। ना सरकार में उनकी कोई वाइस है, ना उनको कोई हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री को बुला लें, कोई अधिवेशन करा लें या एसोसिएशन की कोई डिमांड लेके पहुंच जाएं कि दबाव बनाएं कि ये करना है। जून 2012 में डालीबाग में पीसीएस एसोसिएशन का जो कार्यालय आवंटित था उसको लोक प्रहरी संस्था ने एक पीआईएल की थी। हाई कोर्ट ने 2016 में उस आवंटन को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से बार नोटिस भेजी जा रही थी। पीसीएस एसोसिएशन ने वो भवन खाली नहीं किया, जिसके चलते अवमाननावाद हुआ और 2017 से इस भवन पर हर महीने 10% किराया बढ़कर लिया जा रहा है, वृद्धि की जा रही है, जो जून 2024 तक 38 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस बकाया नोटिस को लेकर पीसीएस अफसरों में बड़ी हैरत भरी स्थिति है, नाराजगी भी चल रही है। लेकिन समस्या इस बात की है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? अध्यक्ष और महामंत्री तो हैं, लेकिन कोई इस मामले में सामने आकर बयान देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर आईएएस अफसरों के लिए राजभवन कॉलोनी में सीएसआई भवन बना हुआ है, वो आज भी चल रहा है। वहाँ फंक्शन भी होते हैं, खेलने के लिए लॉन की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस पर कभी कोई चर्चा नहीं आती, कोई किराए की बात नहीं आती। लेकिन
जैसे पीसीएस अफसरों के साथ कहा जाए पोस्टिंग से लेके तमाम चीज़ों में भेदभाव है, वैसे किराए के मामले में भी आ गया। अब ये किराया कैसे चुकाया जाएगा? ये भवन क्या सरकार ताला तोड़ के सामान फेंकेगी, कब्जा लेगी, और अगर नहीं देते हैं तो कितने साल तक ये बढ़ता रहेगा? और 38 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। ये आएगा कहाँ से कि बट्टे खाते में जाएगा? अब आप देखिए, मुख्यमंत्री को आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग में बुलाया जाता है, उसके लिए मुख्यमंत्री टाइम भी देते हैं, लोग जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, लेकिन पीसीएस वाले अपना कोई अधिवेशन नहीं कर पाए। हाँ, एक बार चुनाव होने के बाद इकट्ठा होकर जाते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ आवास में मिलकर फ़ोटो खिंचा लेते हैं, बस इतना होता है। उसके बाद फिर जब अगला चुनाव 2-3 साल बाद होगा तो फिर उस तरह फ़ोटो आएगी। अब ब्यूरोक्रेसी से ही जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे मनोज कुमार सिंह की यूपी की सरकार में एक बार फिर वापसी हो गई है। ये सबको पता है उनकी वापसी, लेकिन बहुत धमाकेदार हुई है, क्योंकि जो उनकी नई नियुक्ति हुई है राज्य परिवर्तन आयोग में हुई है, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसका पुराना नाम राज्य योजना आयोग था। उसी की तरह फंक्शनिंग है। मनोज कुमार सिंह को सीईओ के पद पर तैनात किया गया है। वैसे आपको बता दें कि मनोज कुमार सिंह की इस पद पर तैनाती से पहले उनको लेकर काफ़ी कुछ विवाद पैदा किया गया, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग की भी अफवाह शामिल है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सारे आरोपों को दरकिनार कर तेज तर्रार और कहा जाए रिजल्ट ओरिएंटेड छवि वाले अफसर मनोज कुमार सिंह को रिटायरमेंट के बाद मात्र 3 महीने बाद ही उनको यूपी ट्रांसमिशन कमीशन का सीईओ नियुक्त कर दिया है। मनोज कुमार सिंह 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। यह आयोग पिछले काफ़ी समय से बना है, लेकिन इस पर किसी की तैनाती नहीं हुई थी। अब जब मनोज कुमार सिंह जैसे अफसर इस पद पर बैठे हैं, योजना भवन में जहां इसका कार्यालय होगा, तो स्वाभाविक है कि वहां पर वो बैठकर उत्तर प्रदेश में प्लानिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूपी के विकास की योजनाओं की सीधे निगरानी करेंगे। मनोज कुमार सिंह एक परिणाम देने वाले अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। वो लाल फीताशाही के बड़े खिलाफ रहे हैं। उनकी छवि तेज निर्णय करने वाले अफसर की रही है। चाहे जितनी अड़ंगेबाजी हो, वो सीधे अपनी कलम से योजनाओं को धार देते हैं, उसको तेज गति से चलाने में विश्वास रखते हैं। उनकी ये कड़क छवि से ब्यूरोक्रेसी में एक धड़ा सहमा रहता है। एक धड़ा ऐसा है जो उनके इन निर्णयों के, इन कार्यों की प्रशंसा भी करता है। तो जो निर्णय लेते हैं, तेजी से निर्णय लेते हैं, उनकी इस प्रदेश को इस समय बड़ी ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी में उनके चाहे जितने विरोधी हों, लेकिन लोग ये मानते हैं कि जिस विषय पर उनको काम कराना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उस पर वो किसी की नहीं सुनते हैं। अभी 31 जुलाई को ही वो मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए थे। जब उनके रिटायरमेंट का आखिरी दिन आया था, तब उनके सेवा विस्तार को लेकर काफ़ी चर्चाएं चली थी, और बताया जाता है कि कुछ तिकड़मधारी लोगों ने सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद उनको सेवा विस्तार नहीं मिलने दिया, और उस समय एक निराशा का माहौल छाया कि मनोज कुमार सिंह जो स्पीड में जिनकी गाड़ी चल रही थी, जो उत्तर प्रदेश में तेज विकास की रफ्तार को मुख्य सचिव के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, लेके जा रहे थे, वो अचानक से ब्रेक लग गया। लेकिन ये 3 महीने बाद जब ये सुखद खबर आई, तो लोगों को लगा कि ऐसे अफसरों की वापसी उत्तर प्रदेश के लिए रोड मैप तैयार करने में और उस पर सरपट गाड़ी दौड़ाने में बड़ी सहायक होगी। वो फिर से बहुत महत्वपूर्ण रोल में वापस हुए हैं, मुख्य धारा में कहा जाए लौटे हैं, और उनकी जो पकड़ है काम पर, वो उनकी दमदार भूमिका का एहसास कराएगी। ब्यूरोक्रेसी में मनोज कुमार सिंह ने पिछले 3 महीनों के भीतर बड़े विरोधाभासी स्थितियों को भी देखा है, अंदर खाने के दुश्मनों को भी देखा है, और बाहर से आ रहे हमलों को भी झेला है।
लेकिन वो इन सब चीज़ों से शायद बेफिक्र थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उनको विश्वास हासिल था। मनोज कुमार सिंह कोई लॉबिंग वाले अफसर नहीं रहे, कभी उन्होंने आदमी नहीं तैयार किए कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनके पीठ पीछे उनकी बड़ाई करें और उनको फिर से सरकार में कोई ओहदा दिलाएं। आज जो कुछ भी मिला है उनको उनकी छवि और उनके काम के दम पर मिला है। तो जो श्रेणी से बाहर हैं लॉबिंग के, जो अपने काम पर फोकस करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में चर्चित हैं कि सही काम के लिए वो तेज निर्णय लेते हैं, मुख्यमंत्री ने ऐसे अफसर का चयन करके यूपी के विकास में एक बहुत मील का पत्थर स्थापित किया है। अब बात थोड़ी राजनीति की, क्योंकि आजम खां जेल से छूटे और फिर जेल पहुंच गए, यानी कि थोड़ी दिन घर का खाना मिला, फिर तो वापस जेल में जाना है, जेल की रोटी खाना है। यूपी की सियासत में आजम खां बहुत बड़ा नाम है, चाहे पहले चाहे आज। वो अब तीसरी बार जेल चले गए हैं। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जेल हो गई है। आजम खां के जेल जाने से अब यह साफ हो गया है कि जो उनका सियासी कैरियर है वो लगभग अब ख़त्म माना जाए। इस बार जब आजम खां जेल से बाहर आए थे तो मात्र 55 दिनों तक ही वो खुली हवा में सांस ले पाए। उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो भी इसी साल फरवरी में हरदोई जेल से छूटे थे। अभी उनको जन्म तिथि के हेर फेर के मामले में कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है दोनों को। लेकिन आजम खां इससे पहले एक बार 23 महीना और एक बार 27 महीना जेल में रह चुके हैं। इस दौरान उन पर 100 से ज़्यादा मुकदमे लादे गए। वो बकरी चोरी और मुर्गी चोरी जैसे आरोपों में भी, हास्यास्पद आरोपों में भी जेल में गए, चार्जशीट हुए। वो मजाक बनकर रह गए जो सियासत का इतना बड़ा कद था। लेकिन ये दिन के फेर हैं। आजम खां जब सत्ता में थे तो उनकी तूती बोलती थी। मुजफ्फरनगर दंगे में उन्होंने जो भूमिका निभाई, उससे वो उत्तर प्रदेश में जनता की नज़रों में खलनायक बन गए थे। अखिलेश यादव सरकार पर सबसे बड़ा आरोप मुजफ्फरनगर दंगे का था। लेकिन आज आजम खां के साथ वैसी भावना नहीं है। वो 80-90 मुकदमों में जमानत पा चुके हैं। बार बार जेल जाने से उनकी सेहत बिगड़ी है, उनकी उम्र बढ़ रही है, जनता की सहानुभूति उनके साथ है। इतनी लंबी सजाएं उन्होंने जेल में काट ली हैं कि जेल से शायद उनको अब डर नहीं लगता होगा। लेकिन मानने वाले मानते हैं कि आजम खां पर अब जुल्म की इंतहा हो रही है। आंजनेय कुमार सिंह को भी उतना फायदा मिला और वह बार बार एक्सटेंशन पाकर मुरादाबाद के कमिश्नर बने हुए हैं। आजम खां के ज़िले में डीएम रहते उनके द्वारा की गई कार्रवाई ने उनको योगी सरकार में हीरो बनाकर रखा है, यानी कि उनको गोद में उठाया हुआ है। आजम खां भले ही दुर्दिन में है, उनकी सियासत खत्म हो रही है, लेकिन उनकी पार्टी में हैसियत खत्म नहीं हुई है। वो हमेशा समाजवादी पार्टी में नंबर 2 की स्थिति में रहे। उनकी भाषण शैली ही उनकी हमेशा ताकत रही। वह सभाओं का मुख मोड़ने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके तीखे जो तेवर हैं, उसने लोगों को आकर्षित भी किया और बहुत बार समाजवादी पार्टी का नुकसान भी किया। उन्होंने असंख्य दुश्मन पैदा कर रखे हैं। उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जौहर विश्वविद्यालय, उसकी वजह से भी उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बने। वो आज दुर्दशा का शिकार है। बीजेपी सरकार ने उसके कई हिस्सों पर बुलडोजर चलाकर धाराशाही कर दिया। वो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं 70 के ऊपर, उसमें यह बात आनी लाजमी है कि वो बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स में अब कितनी क्षमता के साथ काम कर पाएंगे। इस उम्र में संघर्ष करने का मादा कितना बचा रहता है। वैसे उनका हौसला कम नहीं है। परिस्थितियां उनके हाथ से भली निकलती जा रही हों, लेकिन उनकी जो तेवर है, उनकी जो जबान है, जो उनकी भाषा है, वो आज भी लाखों करोड़ों लोग उसको सुनने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इन सब के इतर उनकी चिंताएं परिवार को लेकर भी हो सकती हैं
कि उन्होंने जो झेला उसके साथ साथ उनका परिवार का जो भविष्य है और उनके जो बेटे का भविष्य है वो सब अंधकारमय हो चला है। कभी जिस आजम खां को लोग नफरत करते थे, आज उसी आजम खां के लिए बार बार उन पर हो रही कार्रवाई से सहानुभूति पैदा हो गई है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा सियासत में समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो जेल में है और समाजवादी पार्टी ने उनके जेल में रहते भी लोकसभा में 37 सीटें, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीटें जीती भी हैं। तो फैक्टर 2-4 दिन काम करता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा, बहुत बड़ा मुस्लिम नेता, उसका और उसके पूरे परिवार का राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्त है। अब एक बड़ी रोचक खबर आई है, क्योंकि पूरे देश में सर नाम आपने सुना होगा, एक मुद्दा चल रहा है। सर मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करना, कि जो लोग उस इलाके में नहीं हैं उनका नाम हटाना, जो लोग मृत हो गए हैं उनका नाम हटाना, जो लोग नए जुड़े हैं उनका नाम जोड़ना। ये है सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब उत्तर प्रदेश में ये आ गया है कि लोगों को नाम मतदाता सूची में जोड़ने हैं, हटाने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने प्रक्रिया एक शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच एक मामला बड़ा गर्मा गया, क्योंकि पूरे देश में विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया को बीजेपी की बेईमानी से जोड़ता है और कहता है कि वो बाहरी वोटरों को जोड़कर और विपक्ष के वोटरों को काटने का काम करती है, और ये लोग इसीलिए सर में तमाम सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं। अब ये यूपी में भी बवाल मचा था। इसी बीच बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि जो मर गए हैं उनका तो वोट कटवाओ और विपक्षियों का वोट भी मतदाता सूची से कटवा दो। तो अभी तक जो आरोप विपक्ष लगा रहा था भाजपा पर, उसको विधायक जी ने और पुष्टि कर दी। ये विधायक हैं जौनपुर से भाजपा के रमेश मिश्रा, और बाकायदा सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो आया है। उन्होंने फेसबुक पर लाइव के दौरान ये बात कही है। आप पहले जो है रमेश मिश्रा के इस बयान को सुनिए, और वो इससे पहले भी एक बार अपनी सरकार को लेकर बड़ा कर्रा बयान दे चुके हैं, नेतृत्व परिवर्तन तक का बयान दे चुके हैं। हम दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। जो मृत हो गए उनका नाम कटवाइए, जो विपक्षी हैं उनका नाम कटवाइए, इस अभियान में तीव्र गति से लग जाइए, मेरा आग्रह है। मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये है रमेश मिश्रा। पहली वीडियो में कह रहे हैं कि मतदाता सूची में विपक्ष के नाम कटवा दो। दूसरा वीडियो जो है वो कई महीने पुराना है, और इस मामले में उन्होंने फिर बाद में लीपापोती कर दी थी। कह रहे थे कि 2027 में हमारी सरकार नहीं बनेगी अगर ऐसे हाल रहा, अधिकारी निरंकुश रहे और सरकार में सुनवाई नहीं होती रही। तो बाद में डांट फटकार पड़ी तो उन्होंने उसको बदल दिया कि विधायक जी खुद अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भैया विपक्ष के लोगों के वोट कटवा दो। तो भाई इसका मतलब यह है कि सेटिंग है बीजेपी की चुनाव आयोग से, और इतना खुलेआम बयान कौन दे सकता है। रमेश मिश्रा अपने इलाके में काफ़ी तेज तर्रार विधायक माने जाते हैं, और उनके नाम का पत्थर नहीं लगता है तो वो जाकर भूमि पूजन वाले स्थल पर तोड़फोड़ भी कर देते हैं। ये दबंगई की उनकी छवि है। रमेश मिश्रा दूसरी बार बीजेपी से विधायक चुने गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो चुनाव आयोग की शुचिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनका वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग और पार्टी ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि रमेश मिश्रा एक ऐसे विधायक हैं जिनको लेकर कमीशन खोरी में ठेकेदार और विधायक के बीच बड़ी लंबी पेपरबाजी हुई थी। बड़ा लंबा किस्सा चला था, और वो भी बवाल पूरे प्रदेश ने देखा था। मिश्रा जी
मुंबई भी काफ़ी जाते रहते हैं और बदलापुर महोत्सव के लिए काफ़ी सारे कलाकार वो मुंबई से लेके आते हैं। कई बार चंदा इकट्ठा करने के नाम पर वो कुछ दबाव भी बना देते हैं लोगों पर और इसी वजह से विस्फोट भी हो जाता है ठेकेदारों के बीच में। तो लोग ये कहने लगे हैं उनके विरोधी कि मिश्रा जी का तो जो पेट है वो पैसे से भरता ही नहीं है। अब इसमें सच्चाई कितनी है वही जाने। लेकिन रमेश मिश्रा अपनी सरकार के कामकाज के खिलाफ भी खुलेआम बोल चुके हैं। नेतृत्व परिवर्तन की मांग, यानी मुख्यमंत्री को भी हटाने की एक बार उन्होंने मांग कर दी थी और कहा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कहा ये वीडियो हमारा फर्जी है। हालांकि लोग जानते हैं कि फर्जी, नकली और असली दोनों में अंतर क्या है। मतदाता सूची को लेकर पूरे प्रदेश में बीजेपी आरोपों से घिरी हुई है। बिहार से लेके, बंगाल से लेके आज उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है। ऐसे में एक विधायक का खुलेआम विपक्षियों का नाम काटने का ऐलान करना अपने आप में विपक्ष के उन आरोपों को पुख्ता करता है और साथ ही ये भी शंका पैदा करता है कि चुनाव आयोग से ये लोग मिले हुए हैं, मिलकर गड़बड़ियां कराते हैं। क्या बीजेपी विपक्षी नेताओं के वोट कटवाती है? आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। रमेश मिश्रा बाद में एक वीडियो जारी करते कहते वो एडिट करके किया गया है। वो ये नहीं कहते मेरी जबान फिसल गई, ये कह रहे हैं कि एआई का ज़माना है, दुरुपयोग किया गया है मेरे बयान का। अरे हर बार आपके ही बयान का दुरुपयोग किया जाएगा, कभी सरकार के खिलाफ, कभी मतदाता सूची को लेकर, कभी ठेकेदार को लेकर। तो रमेश मिश्रा को आप विवादों के विधायक जरूर कह सकते हैं। वैसे भी रमेश मिश्रा विधायक के रूप में काफ़ी चर्चित हैं और अपने इलाके में उनको लेकर आए दिन बहुत सारी खबरें छपती रहती हैं। पैसा और कमीशन खोरी में सरकार ने उनको कई बार डांट भी लगाई, फटकार भी लगाई है, लेकिन उनका दिल है कि मानता नहीं है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको इस बात का एहसास कराएंगे कि लोग सियासत को जनता की सेवा का माध्यम बनाकर आते हैं, लेकिन उस सेवा में मेवा के लिए वो रात दिन लड़ाई और संघर्ष करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठियाँ, धन दौलत विधायक बनते ही इकट्ठा करने लगते हैं। नाम तो जनता की सेवा का है, लेकिन असली मकसद खुद अमीर बनने का है, पैसा कमाने का है, ताकत पैदा करने का है। ऐसे ही हालातों पर कुछ लाइनें हैं, आप सुनिएगा कि जुल्म की सत्ता चलाने में सहायक हो गए और कल के कुछ दबंग अब विधायक हो गए और मुल्क में फैला रखा है घूस के उद्योग को और जेब में कानून को रखने के ये लायक हो गए और मिल गई कुर्सी तो दौलत की हुई बरसात सी, कोठियों कारों के मालिक ये यकायक हो गए। नमस्कार।